Hello friends, so we continue our discussion on production function in this session. Last session में हमने एक आइडिया लिया था कि प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है. इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट, जिसमें हमारे इनपुट्स के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग की थी हमने. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या होते हैं, और फिर कहा था इन इनपुट्स को मिला जुला के जब आउटपुट तैयार किया जाता है दैट रिलेशनशिप इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें हमने दो डिविजन्स कर दिए थे. एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, दूसरा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें हमने कहा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वर्क करता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर पे, जिसे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस भी कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स भी कहते हैं. वहीं जो हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होगा दैट विल बी लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, जिनमें फर्क बड़ा सिंपल था कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमारे सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल नहीं होते. तो हमने तो दो ही फैक्टर ले रखे हैं सिंपलिसिटी के लिए, दैट इज लेबर एंड कैपिटल. तो हमारे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में जो कैपिटल है वो कांस्टेंट है, इट डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स सेम. लेकिन वहीं जो लेबर है वो हम हमारे हिसाब से बदल सकते हैं. इट इज अ वेरिएबल फैक्टर, सो इट इज अ फिक्स्ड फैक्टर एंड दिस इज अ वेरिएबल फैक्टर. दैट इज व्हाई व्हाट वी आर स्टडीइंग इज शॉर्ट रन. अगर हम कहते हैं कि कैपिटल भी बदल सकता है तो सारे फैक्टर्स बदल सकते हैं, तो पूरा स्केल ऑफ प्रोडक्शन बदल सकता है. तो उस केस में उसे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल करेंगे, जो हम आगे जाके देखेंगे. अभी हम सिर्फ पहले देखने वाले हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. वेरिएबल प्रोपोर्शन नाम ही कहां से आया? 1:0, 1:1, 1:2, 1:3. जो प्रोपोर्शन में आपके फैक्टर्स यूज किए जा रहे हैं वो वेरी कर रहे हैं. तो जब एक कैपिटल पे एक भी लेबर नहीं है तो टीपी दैट इज योर टोटल प्रोडक्ट इज जीरो, एंड मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट जो हम समझेंगे वो हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि जीरो लेबर पे, जीरो यूनिट्स ऑफ लेबर पे कोई कैलकुलेशन नहीं होगा. तो जीरो लेबर जब है, यानी एक मशीन है, उस मशीन के ऊपर कोई लेबर ही काम नहीं कर रहा, तो टोटल आउटपुट, टोटल प्रोडक्शन जीरो रहेगा. तो बेसिकली दिस इज योर आउटपुट एंड दीज आर योर इनपुट्स. जिस आउटपुट में से कुछ और चीजें हम निकालेंगे जिसे हम कहेंगे एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट, एपी एवरेज प्रोडक्ट. तो मतलब क्या है इनका? टोटल प्रोडक्ट क्या होगा कि अगर इतना कैपिटल है और इतना लेबर है तो इतना बनेगा, दैट इज द टोटल प्रोडक्ट. उसमें एक और लेबर हमने जोड़ा, तो एक और लेबर जोड़ने से कितना टोटल प्रोडक्ट बढ़ा या कितना टोटल प्रोडक्ट गिरा, दैट इज मार्जिनल. मार्जिनल का मतलब ही होता है एक और, वन मोर, एडिशनल, इंक्रीमेंटल. एवरेज क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल लेबर, क्योंकि हर लेबर तो सेम एफिशिएंसी के होते नहीं, कोई लेबर स्किल्ड होगा, कोई अनस्किल्ड होगा, अलग अलग सिचुएशंस होगी. दैट इज व्हाई जो एवरेज प्रोडक्ट है वो टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय लेबर करके हर लेबर का ऑन एन एवरेज कितना प्रोडक्शन है वो बताता है. तो मतलब टोटल इज सम टोटल, मार्जिनल इज एक और लेबर बढ़ने पे कितना एडिशनल चेंज हुआ, एवरेज इज टोटल लेबर ने टोटल प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस किया, ऑन एन एवरेज एक लेबर कितना प्रोड्यूस कर रहा है. सो हमने सिंपली एक कैपिटल फिक्स रख लिया और लेबर वेरिएबल रखा, जिसे हम हमारी मर्जी से बढ़ाते जाएंगे. तो आप दिमाग में इमेजिन कर लो कि एक बड़ी सी मशीन है, यहां पर बड़ी सी मशीन, उस मशीन के ऊपर अभी कोई लेबर नहीं है, जीरो लेबर, तो कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा. अब इस मशीन में बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती है. फॉर एग्जाम्पल ये मशीन किस तरह की मशीन है? जिसपे कपड़ा स्टिच किया जाता है, एम्ब्रॉयडरी की मशीन है समझो, कपड़ा स्टिच किया जाता है. तो होता क्या है, अगर आप एम्ब्रॉयडरी की मशीन को थोड़ा सा इमेजिन करोगे, यहां सामने की तरफ वो धागे स्टिच होते हैं कपड़े के ऊपर, जिसमें ऊपर से एक बड़ा सा कपड़ा आता है, यहां बगल में डिजाइन दी जाती है, डिजाइन ऑपरेट की जाती है, और नीचे स्टिच हो जाने के बाद एक बीम होता है जिसपे कपड़ा रोल होता जाता है जैसे जैसे स्टिच होता है. तो एक बड़ी सी मशीन है एम्ब्रॉयडरी की, जिसपे बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होगी कि धागे आ रहे होंगे अलग अलग कलर के, और यहाँ पे स्टिचिंग हो रही होगी, सामने फ्रंट पे ऊपर से कपड़ा आ रहा होगा जिस कपड़े के ऊपर स्टिचिंग हो रही है, नीचे वो कपड़ा रोल हो रहा होगा जिसके ऊपर स्टिच हो जाने के बाद कपड़ा रेडी हो रहा है, यहाँ साइड में एक डिजाइनिंग प्रोवाइड की जा रही है कि डिजाइन प्रोवाइड किया जा रहा है. बहुत सारी एक्टिविटीज है. तो हमने एक इतनी बड़ी मशीन, इतने बड़े कैपिटल पे एक लेबर लगाया, वन लेबर, ह्यूज मशीन, यानी इस अकेले लेबर को सब कुछ करना है. डिजाइन भी डालना है, ऊपर से कपड़ा खत्म नहीं हो गया ये चेक करना है, नीचे जो बीम है वो रोल होके फुल नहीं हो गई ये चेक करना है, धागे जो आ रहे हैं वो प्रॉपर आ रहे हैं, उसमें कोई धागे का रोल खत्म नहीं हो गया ये चेक करना है,
कुछ स्टिच करते वक्त अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो कितनी बार छोटी मोटी चीजें फंस जाती है, वो हटाना है, ये सब करना है। हर एक्टिविटी एक अकेले लेबर को करनी है। जब एक कैपिटल पे एक लेबर है तो एक पीरियड ऑफ टाइम में, शायद 1 घंटे में, 1 महीने में, 1 साल में, एक पीरियड ऑफ टाइम में कुछ प्रोडक्शन होगा। समझो हम मानते हैं 10 केजी प्रोडक्शन हुआ, हम उसे किलो में तोड़ रहे हैं। जो भी प्रोडक्शन हुआ दैट इज 10 केजीज। 10 केजीज का प्रोडक्शन हुआ। कोई भी यूनिट ले सकते हैं, यूनिट्स ले सकते हो आप, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ले सकते हो, कोई भी तरीके का। तो एक लेबर एक कैपिटल पे वर्क करता है तो 10 केजी का प्रोडक्शन होता है। तो हमें ये फील हुआ कि ये अकेला लेबर इतना कुछ कर रहा है तो ऑब्वियसली देयर इज सम काइंड ऑफ वेस्टेज, सम काइंड ऑफ इनएफिशिएंसी। क्योंकि कभी डिजाइन डालने गया, वहां धागे गलत चले गए, कभी ऊपर कपड़ा खत्म हो गया, कभी नीचे कपड़ा फुल हो गया तो मशीन रुक गई, जिसकी वजह से फिर से धागे पीछे करने पड़ते हैं, मशीन रीस्टार्ट करनी पड़ती है, टाइम वेस्ट होता है, जिससे प्रोडक्शन इंपैक्ट होता है। तो हमने क्या किया, एक और लेबर लगाया, सेकंड लेबर लगाया उसी कैपिटल पे। कैपिटल तो बदल नहीं सकते, वो तो फिक्स फैक्टर है, क्योंकि हम शॉर्ट रन में डिस्कशन कर रहे हैं। कैपिटल बदल देंगे तो वो लॉन्ग रन हो जाएगा। उसी कैपिटल पे हमने एक लेबर बढ़ाया। जब हम एक और लेबर बढ़ाएंगे तो उसी यूनिट ऑफ टाइम में, समझो 1 घंटे में 10 केजी प्रोड्यूस हुआ था, तो वही 1 घंटे में 10 केजी से सिर्फ डबल प्रोड्यूस नहीं होगा, डबल से भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। The production will increase by more than double of what was happening when there was only one labor. यानी जो प्रोडक्शन होगा वो शायद टोटल 30 केजीज का हो जाएगा, सिर्फ 10 का 20 नहीं होगा। अब आप शायद सोचोगे सर क्यों, एक था वो 10 केजी प्रोड्यूस कर रहा था, 2 हो गए तो दोनों में मिलकर 20 कर लेना था। एक और एक 2 नहीं होते, एक और एक 2 से ज्यादा होते हैं। इसे हम कहते हैं सिनर्जी इफेक्ट, इसे हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर। क्योंकि जब 2 जन काम कर रहे होंगे तो दोनों ने अपने बीच में काम बांट लिए होंगे कि भाई डिजाइनिंग और नीचे की रोलिंग तुम देखो, ऊपर की रोलिंग और धागे मैं देखूंगा, और वही काम बार बार करते करते उस काम में वो स्पेशलाइज हो गए होंगे। इस तरीके से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होने पे, मैनेजमेंट होने पे एफिशिएंसी सिर्फ डबल नहीं होती, डबल से ज्यादा होती है। तो 2 लेबर आने से सिर्फ प्रोडक्शन डबल नहीं होगा, डबल से ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसी यूनिट ऑफ टाइम में, उसी 1 घंटे में जो 10 केजी प्रोडक्शन हो रहा था वो बढ़ के 30 केजीज का हमें प्रोडक्शन दिखाई देने लगेगा। तो हम ये सोचेंगे कि ये तो बहुत बढ़िया है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है हमारा, तो हमें और लेबर बढ़ाना चाहिए। हम और लेबर बढ़ाएंगे, और लेबर बढ़ाएंगे, 3 लेबर हो जाएंगे तो उनके बीच में थोड़ा और काम बढ़ जाएगा। लेकिन अब उतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा पहले हुआ था, क्योंकि 2 लोग के आने पे काफी काम बढ़ गया था, प्रॉपर हो गया था। लेकिन फायदा जरूर होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना पहले हुआ था। मतलब ऐसा नहीं होगा जितना था उसके डबल से ज्यादा हो जाएगा, बढ़ेगा, बेटर होगा, ऑप्टिमम होगा। तो बढ़ के शायद समझो 45 केजीज हो गया। वही 1 घंटे में प्रोडक्शन एक कैपिटल पे जब 3 लेबर मिलके कर रहे हैं, थोड़ा और बेटर ऑप्टिमम ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो वो बढ़ के 45 केजीज हो गया। हमने एक लेबर और लगाया, एक और लेबर लगाने से 4 लेबर हो जाएंगे। मशीन पे एकदम प्रॉपर जैसा कवरेज होना चाहिए वैसा कवरेज होगा, जिस वजह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन कुछ इतना नहीं बढ़ेगा जितना पहले बढ़ा था। मतलब एक सही लेवल पे पहुंच चुका होगा। अब हम इसके ऊपर और लेबर बढ़ाएंगे। अगर आप इस पे और लेबर बढ़ाओगे तो कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि पहले से पूरा का पूरा मशीन ऑक्यूपाइड है, उस पे 4 लेबर की काम करने की जगह थी, 4 लेबर काम कर रहे हैं, 5वां लेबर रख भी दोगे तो उसके लिए काम करने के लिए कोई जगह नहीं है। फर्क पड़ेगा भी तो शायद बहुत मार्जिनल, 52.3, 52.4, बहुत मार्जिनल फर्क पड़ेगा, जिसे नेग्लिजिबल मानते हुए हमने प्रोडक्शन को सेम रखा। जैसे ही हम लेबर बढ़ाएंगे और लेबर 6 कर देंगे, जैसे ही आप 6 लेबर करते हो, आप शायद सोचोगे कि ठीक है ना, अब तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, वो साइड में हो जाएंगे लेबर। ऐसा नहीं होता। जब आप एक जगह पे एक मशीन पे बहुत सारे लेबर लगा दोगे तो काम तो करना ही है, पैसे तो सबको ही देने हैं, तो सारे लेबर उसी एक मशीन पे काम करेंगे, जिसकी वजह से खुद का काम तो नहीं कर पाएंगे, दूसरे का भी काम खराब ही करेंगे, जिसे हम कहते हैं ओवर यूटिलाइजेशन होना। इंग्लिश में कहावत होती है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। बहुत सारे बावर्ची नहीं होने चाहिए, बहुत सारे गाइड करने वाले नहीं होने चाहिए। बहुत सारे गाइड करेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तेरा करूं तेरा करूं, किसका करूं भाई, एक जन बोल लो, इतने सारे जन बोल रहे हैं, करूं क्या। इसी तरह से एक कैपिटल पे जो इतना सारा लेबर है उसकी वजह से ओवर यूटिलाइजेशन की सिचुएशन हो जाएगी, और ओवर यूटिलाइजेशन की सिचुएशन होने की वजह से शायद प्रोडक्शन गिरने लगे। इस तरह से हो क्या रहा है, टोटल प्रोडक्शन शुरुआत में बढ़ा, जोर जोर से बढ़ा, थोड़ा धीरे बढ़ा और फिर गिरने लग गया।
इस तरह से कुछ फेजेस हमारे डिवाइड होके आ जाएंगे। शुरुआत में फायदा क्यों मिला? क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन हुआ, फिक्स फैक्टर बेटर यूटिलाइज हुआ। फिर थोड़ा ऑप्टिमम क्यों होने लगा? क्योंकि थोड़ा सा रेशियो प्रॉपर हो गया था लेबर और कैपिटल का, गिवन दैट कैपिटल कितना बड़ा है उसके हिसाब से लेबर रेशियो पॉसिबल हो गया था, बेटर हो गया था हमारे एग्जांपल में। एंड देन फिर लेबर ज्यादा हो गए कैपिटल के कंपैरिजन में। अब हमें कैपिटल बढ़ाने की नीड थी, पर क्योंकि शॉर्ट टर्म की सिचुएशन है हम उसे बढ़ा नहीं पाए, इस वजह से ये प्रोडक्शन गिरने लग गया। तो हम ये कहते हैं टोटल प्रोडक्ट से आसानी से मार्जिनल प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब चेंज इन 1 यूनिट ऑफ लेबर। मार्केट वेरी केयरफुली, इट इज 1 यूनिट ऑफ लेबर। तो एक और लेबर बढ़ाने से कितना टोटल प्रोडक्ट बढ़ा, वो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। तो हमारा एक लेबर था, एक लेबर से 2 हो गए, और जो टोटल प्रोडक्ट था वो 10 से 30 हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो 20 से बढ़ा। 20 इज द मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर इंक्रीजिंग लेबर बाय 1 यूनिट। तो हम यहां बड़ा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब 0 लेबर थे तो कुछ था ही नहीं, जब 1 हुआ, 1 होने पे ये 0 से 10 हो गया, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट इज 10 kg, 10 माइनस 0। जैसे ही हमने दूसरा लेबर लगाया, प्रोडक्शन बहुत जोर से बढ़ा, 10 kg का प्रोडक्शन 30 kg का प्रोडक्शन हो गया, मतलब जो ग्रोथ हुई वो 20 kg की हुई। 3 पे गए तो 2 से 3 गए तो 45 माइनस 30 15, 4 से 3 जाएंगे तो 52 माइनस 45 7, 52 माइनस 52 0, 48 माइनस 52 माइनस 4। मार्जिनल प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो शुरुआत में बढ़ता है, फिर गिरता है, और फिर नेगेटिव हो जाता है। यानी 3 तरह की चीजें देखता है वो। पहले अपने आप को बढ़ते हुए देखेगा, फिर गिरते हुए देखेगा, और फिर नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से मार्जिनल प्रोडक्ट प्रोसीड करता है। टोटल प्रोडक्ट कैसा था? पहले जोर से बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर मैक्स पे पहुंचने के बाद गिरने लगा। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट एक एवरेज है, जैसे आप एवरेज को समझते हो, जैसे आप लोग के एग्जाम्स होते होंगे, कभी स्कूल में एग्जाम्स दिए होंगे, कॉलेज में एग्जाम्स दिए होंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के टोटल किए डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। सेम सारा का सारा टोटल प्रोडक्ट किया डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेबर, दैट इज 10 by 1, 10, 30 by 2, 15, 45 by 3, 15, 52 by 4, 30, 52 by 5, 10.40, 48 by 6, 8। एवरेज प्रोडक्ट पहले बढ़ता है और फिर गिरता है, कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है, जिसमें हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। उसमें भी देखने जाए तो बहुत जरूरी है मार्जिनल प्रोडक्ट, जिसपे हमारा फोकस जाएगा। ये हमारा शेड्यूल रेडी हो गया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर का, जिससे हमें पता चलेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। जो आउटपुट है उसको मैं रिटर्न्स भी बोल सकता हूं, क्योंकि आउटपुट क्या है? जो निकल के आया। रिटर्न्स क्या होता है? जो मिला, निकल के आया। तो वही चीज हम यहाँ पे डायग्रामेटिक फॉर्म में देख लेते हैं। टोटल प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो पहले जोर से बढ़ा, फिर ऊपर गया और फिर गिरा, यानी कि किसी पॉइंट पे इन्फ्लेक्शन हुआ होगा, और वो सेकेंड यूनिट के बाद हुआ होगा, क्योंकि फर्स्ट यूनिट इट राइजेस एट राइजिंग रेट एंड देन इट रीचेस अ पॉइंट फ्रॉम वेयर इट राइजेस एट डिक्रीजिंग रेट। बढ़ रहा है पर स्पीड से नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब शुरुआत में एक अच्छी स्पीड से बढ़ता है और बाद में स्लो स्पीड से बढ़ता है, एंड फिर मैक्सिमम पे पहुंचने के बाद दैट इज द 5th यूनिट ऑफ लेबर गिरने लगता है, जो हमने यहां पर फेस किया। सेकंड तक जोर से बढ़ा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में बढ़ा पर उतना नहीं बढ़ा, और 6th वाले फेज में तो गिरने ही लग गया। तो टोटल प्रोडक्ट हैज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एंड देयर इज अ मैक्स पॉइंट। टोटल प्रोडक्ट इज एट इट्स मैक्सिमम। तो इस तरह से 3 फेज डिवाइड हो गए। वही हम इसी चीज को मार्जिनल प्रोडक्ट के एंगल से भी देख सकते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट पहले बढ़ा, फिर गिरा, फिर 0 हुआ और नेगेटिव हो गया, यानी कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्स हुआ वहां तक सेकेंड यूनिट है, जहां वो 0 हुआ वहां पे 5th यूनिट है। यानी कि हम एक तरीके से मैप कर सकते हैं, ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो मार्जिनल प्रोडक्ट का टॉप मोस्ट है, मैक्स है। ये जो मैक्स है टोटल प्रोडक्ट का, वो मार्जिनल प्रोडक्ट का 0 है, 0। यानी कि व्हेन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट इज राइजिंग। व्हेन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, marginal product is falling but is positive. And when total product is falling, marginal product is falling but is negative. तो एक तरीके से हम इसे कहते हैं फर्स्ट फेज, इसे कहते हैं सेकेंड फेज, और इसे कहते हैं थर्ड फेज। So this is the first phase, second phase, third phase, first phase, second phase, third phase, जिसमें हमारे रेलेवेंट
सेकेंड फेज होता है। सेकेंड फेज वो फेज जिसमें मार्जिनल प्रोडक्ट गिर रहा है, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग नॉट डिक्रीजिंग। आवर रिटर्न्स आर नॉट डिक्रीजिंग, आवर रिटर्न्स आर इंक्रीजिंग। बढ़ तो रहे हैं, गिर कहां रहे हैं, लेकिन जो बढ़ने की स्पीड है वो गिर गई है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो डिमिनिशिंग रिटर्न से जो प्रोडक्टिविटी है वो फॉल हो गई है। जिस रेट पे हमें पहले एफिशिएंसी मिल रही थी वो नहीं मिल रही, तो यहां जो एफिशिएंसी मिल रही है वो यहां नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी जब तक टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तब तक तो हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ही ना। कोई भी रीजनेबल आदमी यहां रुकना नहीं चाहेगा, क्योंकि कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर क्या बोलेगा, मेरा प्रोडक्शन इतना बढ़िया बढ़ रहा है, मैं और प्रोड्यूस करूंगा तभी तो प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करूंगा। इस फेज में वो आना चाहेगा जहां उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन इस फेज में वो जाना नहीं चाहेगा जहां उसका प्रोडक्शन गिर रहा है, क्योंकि जब फॉल हो रहा है प्रोडक्शन तो उससे वो अपने पैसे लूज करने वाला है। इस वजह से वो सेकंड फेज में ऑपरेट करेगा, सेकंड फेज में ऑपरेट करेगा विच इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। अब सेकंड फेज में भी एग्जैक्टली कहां ऑपरेट करेगा वो तो जब हम कॉस्ट देखेंगे, रेवेन्यू देखेंगे तब पता लगा पाएंगे। बिकॉज हमने पिछले सेशन में भी ये बात डिस्कस की थी कि दिस इज ओनली अ फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। हम यहां पर इकोनॉमिकल रिलेशन तो देख ही नहीं रहे, हम ये थोड़ी देख रहे हैं कि ये कितने में बिका, ये कितने में बना, लेबर को कितने वेजेस दिए। हमने रुपयों की तो बात ही नहीं की, जो बातें की है वो क्वांटिटी की है विद रिगार्ड टू शॉर्ट रन लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो ये सारे कुछ बेसिक हमारे कंक्लूजन्स निकल के आ गए। इसी तरीके से अब हम रीड करेंगे और समझेंगे कॉस्ट, कि कॉस्ट कैसे वर्क करता है। और कॉस्ट समझने के बाद we will try to read them both together and understand how does shutdown point or break even point and all these things are calculated to reach a conclusion of where a producer will maximize the profit, जो हमें next reading session में revenue curves in various markets देखने के बाद और better idea लगेगा। So we will continue after this session with regard to cost curves. Take care, have a nice day.